ये है नासा का सैटर्न 5 रॉकेट और ये है स्पेसएक्स का स्टारशिप। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। सैटर्न 5 नासा का वही रॉकेट है जो 1969 में अपोलो 11 के क्रू को चांद पर लेकर गया था, जिसकी ऊंचाई है करीब 360 फीट और वजन है करीब 6.2 मिलियन पाउंड्स यानी 2.8 मिलियन केजी। हाँ, ये रॉकेट बहुत ताकतवर है, लेकिन स्पेसएक्स के स्टारशिप से ज्यादा ताकतवर नहीं है। स्टारशिप अब तक का बनाया गया सबसे ताकतवर रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील से बना लॉन्च व्हीकल है, जो करीब 250 मेट्रिक टन तक के वजन को उठाकर स्पेस में पहुंचा सकता है। इसलिए इलोन मस्क का इस रॉकेट को लेकर बहुत भरोसा है कि स्टारशिप एस्ट्रोनॉट्स को धरती से मार्स तक लेकर जाएगा और एक समय में ये रॉकेट इंसानों को इंटरस्टेलर ट्रैवल भी करा सकेगा। तो क्या है ये स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट? ये किस तरह हम इंसानों को मार्स तक पहुंचाने वाला है और किस तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक नई नींव रखने वाला है? साल 2012 स्पेसएक्स ने अपने सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की डेवलपमेंट शुरू की और ये कोई नॉर्मल रॉकेट नहीं था, बल्कि एक रीयूजेबल रॉकेट था। रीयूजेबल रॉकेट यानी इसे एक बार लॉन्च करने के बाद कुछ बदलाव कर कर वापस लॉन्च किया जा सकता है। अब आपने जो स्टारशिप की फोटो देखी होगी वो कुछ ऐसी दिखती होगी, लेकिन शुरुआत में स्टारशिप ऐसा नहीं था। वो कुछ ऐसा दिखता था, जिसका नाम था स्टार हुपर, स्टारशिप का एक प्रोटोटाइप। इसको बनाने का पर्पस था कि स्टारशिप की कई सारी टेस्टिंग की जा सके। अब टेस्टिंग के लिए तो सीधा इतना बड़ा रॉकेट तो नहीं ले सकते ना, कुछ गड़बड़ हो गई तो। इस प्रोटोटाइप का साइज था करीब 6 फुट लंबा और 9 मीटर तक फैला हुआ। स्पेसएक्स ने 2019 से 2021 तक इसके 11 फ्लाइट टेस्ट पूरे किए, जिसमें थे स्टैटिक फायर, जिससे व्हीकल की इंजन फंक्शनैलिटी को देखा जाता है, थर्ड इंजन फायरिंग, अनथ्रेडेड फ्लाइट्स, इसकी लैंडिंग के लिए किए गए बेली फ्लॉप टेस्ट, जिसमें रॉकेट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली रोटेट किया जाता है ताकि रॉकेट की टर्मिनल वेलोसिटी कम हो सके, रॉकेट तक पहुंचने वाली गर्मी कम हो सके और रॉकेट की सही सलामत लैंडिंग हो सके। लेकिन बिना फेल हुए कोई एक्सपेरिमेंट पूरा कैसे हो सकता है? वेल, एक टेस्ट के समय स्टार होपर की फ्लाइट अनसक्सेसफुल हुई थी। कारण था इलेक्ट्रिकल वायरिंग में गड़बड़ी। लेकिन मस्क साहब रुके नहीं और आगे बढ़ते गए और ये स्टार हुपर बन गया स्टारशिप। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस इमेज में स्टारशिप इसका नाम है, जो है एक रीयूजेबल स्पेसशिप, और ये नीचे वाला हिस्सा है एक रीयूजेबल बूस्टर, जो स्टारशिप को उठाकर स्पेस में लेकर जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, इसमें यानी स्टारशिप में होंगे एस्ट्रोनॉट्स और ये उन्हें लेकर जाएगा स्पेस में। लेकिन सिर्फ स्पेस में नहीं, मार्स तक भी। अब इतने साल बीतने के बाद भी नासा जैसी बड़ी और सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी मार्स तक सिर्फ रोबोट्स ही भेज पाई है। तो इलोन भैया ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उनका ये रॉकेट हमें मार्स पर लेकर जाएगा? क्योंकि इसमें कुछ खास है। साल 2016 में स्पेसएक्स ने अनाउंस किया कि वो मार्स को कॉलोनाइज करने वाले हैं, जिसके लिए शुरुआत हुई मार्स कॉलोनाइजेशन प्रोग्राम की। जब इसके अनाउंसमेंट हुए तो इलोन मस्क के इस प्लान को लेकर सभी के अलग अलग विचार थे। फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर नील डिग्रास टायसन का कहना था कि ये फाइनेंशियली विएबल नहीं है और इसमें बहुत खतरा है, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसलिए इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। कई जगह से सपोर्ट मिला और कई जगह से डिमोटिवेशन, लेकिन इलोन मस्क रुके नहीं और नासा भी स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेट कर चुका है कई सारे मिशन के लिए, जैसे कि मून मिशन, मार्स मिशन, जिसके लिए वो स्टारशिप को ही यूज करने वाले हैं। अब तक हमारे पास जो स्पेसशिप्स है ना, वो कुछ कैप्सूल्स ही हैं, जैसे कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल, अपोलो के समय के मॉड्यूल्स, जिसमें आप सफर तो कर सकते हो लेकिन सीधे खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। तो इन सब चीजों से आगे बढ़कर आता है नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वो सभी कर सकते हैं जिससे उनकी स्पेस में एक अलग जिंदगी बन जाए। इसलिए आप इसे नासा द्वारा बनाया गया एक स्पेसशिप भी बोल सकते हैं। लेकिन ये स्पेसशिप सिर्फ धरती का ही चक्कर लगाता है, सोलर सिस्टम में सफर नहीं कर सकता। तो इन्हीं सब चीजों से आगे बढ़कर आता है स्टारशिप। इसमें होंगे प्राइवेट कैबिन्स, लार्ज कम्युनल एरिया, सेंट्रलाइज स्टोरेज, सोलर स्टॉर्म शेल्टर्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एक व्यूइंग गैलरी भी, जिससे आप स्पेस का, ब्रह्मांड का नजारा ले सकोगे। ये सभी चीजें स्टारशिप को आरामदायक बनाएंगी। प्राइवेट कैबिन जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, सेंट्रलाइज स्टोरेज जिसमें डेटा इकट्ठा किया जाएगा, सोलर स्टॉर्म शेल्टर्स जो उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचाएगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हवा और पानी जैसे रिसोर्सेज को रिसाइकल कर सकेगा, और ये शिप करीब 100 लोगों को मार्स के सफर पर ले जा सकेगी। लेकिन ये 100 लोग एक ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। तो वहाँ पर ये लोग रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, जिंदा कैसे रहेंगे? वेल, वैसे ही जैसे यहाँ धरती पर रहते हैं। वो नॉर्मल लेकिन बेहतर न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे, ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगा और वो स्लीपिंग बैग्स में सोएंगे। आसान है ना? लेकिन जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस धरती पर आते हैं तो वो चल फिर नहीं पाते, इसलिए उन्हें ऐसे उठाकर लेकर जाना पड़ता है और इसके कुछ समय बाद ही वो चल फिर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी स्पेस की जीरो ग्रेविटी में अडेप्ट हो चुकी होती है, जिससे उनके मसल्स को काम करने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। इसके चलते एस्ट्रोनॉट्स के मसल्स कमजोर हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बॉडी के सभी फ्लूइड्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिससे डिजीनेस भी होती है और वेस्टिबुलर सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से बैलेंस बनाने में भी मुश्किल होती है।
होती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में अपने रूटीन पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि वो इन सब चीजों में ढल सके। अब ऐसा ही कुछ स्टारशिप के एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी होगा और इससे कहीं ज्यादा होगा। उन्हें मसल वीकनेस, विजन प्रॉब्लम, बैलेंस डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम में चेंजेस और स्लीप डिस्टर्बेंस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से किसी एस्ट्रोनॉट को मेंटल इलनेस भी हो सकती है, और अगर उसने अपना आपा खो दिया तो क्या पता हमें स्पेस में इंसानों का पहला ह्यूमन कैनिबलिज्म देखने को मिले। इसीलिए इन्हीं सब से बचने के लिए स्पेसएक्स के पास कुछ टूल्स हैं, जैसे कि स्पेस की रेडिएशन से बचने के लिए रेडिएशन शील्डिंग और रेडिएशन मॉनिटरिंग, जिससे रेडिएशन के एक्सपोजर को कम किया जा सकेगा। मेडिकल के लिए मेडिकल टूल्स, अल्ट्रासाउंड्स, ईवीए सूट्स जो एस्ट्रोनॉट्स को वैक्यूम से बचाएंगे और उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। रिसर्च के लिए ह्यूमन बॉडी पर रेडिएशन के इम्पैक्ट को नापा जाएगा और टेस्ट मेडिकल टूल्स के जरिए उन्हें ट्रीट किया जाएगा। साथ ही बायो प्रिंटिंग को भी यूज किया जाएगा, जिससे शरीर के डैमेज टिश्यूज को रिप्लेस करने के लिए 3D प्रिंटेड टिश्यूज बनाए जाएंगे। है ना एकदम साईफाई। तो इन सब मुसीबतों से निपटने के बाद आती है एक और मुसीबत, फ्यूल। धरती से 225 मिलियन किलोमीटर दूरी पर मौजूद मार्स तक पहुंचने के लिए स्टारशिप के पास फ्यूल कहां से आएगा? तो इसके लिए आपको स्टारशिप के स्टेजेस को समझना होगा। तो स्टारशिप के टोटल 2 स्टेजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बूस्टर स्टारशिप को स्पेस में लेकर जाएगा। असल में इस बूस्टर में टोटल 33 इंजिन्स मौजूद हैं। 33 इंजिन्स। स्टारशिप को स्पेस में पहुंचाने के बाद ये रीयूजेबल बूस्टर धरती पर वापस लैंड हो जाएगा और स्टारशिप अर्थ के लोअर ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद स्पेसएक्स एक टैंकर शिप को धरती के लोअर ऑर्बिट में भेजेगा, जो स्टारशिप के साथ डॉक होकर उसमें फ्यूल भरेगा और वापस धरती पर लैंड हो जाएगा। इसकी फ्यूल कैपेसिटी होगी करीब 1200 टन। फ्यूल भरने के बाद यह निकल पड़ेगा अपने मार्स के सफर पर। इलॉन मस्क के हिसाब से जहां एक नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट को करीब 6 महीने लगते हैं मार्स तक पहुंचने में, वहीं स्टारशिप करीब 80 से 100 दिनों में ही मार्स पर पहुंचा सकेगा। लेकिन ये दूरी धरती और मार्स के पोजीशन पर भी निर्भर करती है कि उसे कितना टाइम लगेगा मार्स तक पहुंचने में। मार्स पर पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के पास कई काम होंगे। मार्स पर खाने का इंतजाम करना, हवा बनाना, फ्यूल बनाना और कई सारे रिसोर्सेज बनाना जो मार्स पर जिंदा रहने के लिए जरूरी होंगे। मार्स के कंडीशन में उनके पास स्पेशल स्पेस सूट्स होंगे जो उन्हें डस्ट स्टॉर्म्स, रेडिएशन, टेम्परेचर से बचाएंगे और जिंदा रखेंगे ताकि वो अपना काम कर सके। अपने इस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए स्पेसएक्स काम पर लगा हुआ है और ये एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट फ्लाइट्स भी की जा रही हैं और एक टेस्ट फ्लाइट तो अभी जनवरी 2025 में ही होने वाली है। इलॉन मस्क अपने इस मिशन से सिर्फ एक ही चीज संभव करना चाहते हैं, मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाना, क्योंकि उनका कहना है कि मार्स पर जाना इंसानी सभ्यता को धरती के पार पहुंचाएगा और उन्हें जिंदा रखेगा। जो लगता तो साईफाई है, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने ही रियलिटी भी बनने वाला है। स्टारशिप की मार्स लॉन्च की डेट की बात करें तो इसके एग्जैक्ट डेट स्पेसएक्स ने अभी सामने नहीं रखी है, लेकिन इलॉन मस्क ने बताया है कि स्पेसएक्स 2026 में इसकी एक अनक्रूड फ्लाइट करने वाला है, जिसमें एक से ज्यादा स्टारशिप मार्स की तरफ लॉन्च होंगे और मार्स पर पहुंचने के बाद इनकी लैंडिंग कैपेबिलिटीज टेस्ट की जाएंगी। इसके बाद 2028 से 29 तक भी कई और मिशन हो सकते हैं। अब जिन्हें लगता है कि स्पेसएक्स का ये मार्स मिशन अनसक्सेसफुल होने वाला है, उन्हें मैं एक चीज बता देता हूँ कि 2016 के समय स्पेसएक्स के कई सारे रॉकेट्स जैसे कि फैल्कन 9 और प्रोटोटाइप्स असफल हो चुके हैं, यानी वो लॉन्च के समय या फिर आसमान में फट चुके थे। लेकिन इन सब चीजों से इलॉन मस्क रुके नहीं और फैल्कन 9 दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट बना, जिसे हम सभी जानते हैं और हमने देखा भी है। जिस स्पेसएक्स को पहले सब असफल समझते थे, वही स्पेसएक्स आज नासा के साथ काम कर रही है, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च हो या एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचाना। हो सकता है कि शुरुआत में स्पेसएक्स का ये मार्स मिशन असफल हो, लेकिन इलॉन मस्क पीछे नहीं हटेंगे और वो दोबारा कोशिश करेंगे। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क से पूछा गया था कि आपके इतने सारे रॉकेट फेल हो रहे थे, आपको असफलता मिल रही थी, तो आप पीछे क्यों नहीं हटे? That third failure in a row, did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. आप भी इस मार्स मिशन को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।